जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर। कल हमने पिछले वीडियो में जो देखा था उसमें संसाधनों का वर्गीकरण हमने किया था। तो 4 प्रकार से हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया था, जिसमें से हमने 2 प्रकार के पढ़ लिया था। कौन कौन सा 2 हमने पढ़ा था, कोई बताएगा? कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर अभी कहाँ पढ़े थे? समाप्यता के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर हमने पढ़ा था, जिसमें देखा था उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पे हमने देखा था, समाप्यता के आधार पर हमने देखा था तो उसमें क्या था, नवीकरण और अनवीकरण था। आज हम जो चर्चा करेंगे वो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर हम देखेंगे तो हमने बताया था स्वामित्व के आधार पे भी 4 भागों में बांटा गया था। स्वामित्व के आधार पे 4 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था? व्यक्तिगत था। दूसरा क्या था? सामुदायिक। तीसरा राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। यानी हम देखेंगे जब स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व का मतलब क्या होता है? यानी स्वामित्व यानी स्वामी का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक, मालिक के आधार पे, यानी कि इस पे किसका अधिकार है, अधिकार के आधार पर हम देखेंगे तो 4 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अब हम देखते हैं इसमें व्यक्तिगत क्या होता है। तो व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? पर्सनल, यानी जो भी चीजें जिन भी वस्तुओं पे किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। व्यक्ति विशेष अधिकार का मतलब यह होता है कि हम गांव में देखते हैं कि कुछ लोगों के पास क्या होती हैं? जमीनें होती हैं, जमीनों का मालिक कोई होता है। शहरों में हम देखते हैं तो कुछ उनकी प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ जमीन जायदाद होते हैं जिनके वो मालिक होते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी के पास कुछ भी भूमिहीन भी लोग, कुछ लोग रहते हैं, तो वो तो किसी चीज के मालिक तो होंगे नहीं। तो जो व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, किसी कंपनी का कोई मालिक होगा वो भी उसका क्या होगा? कंपनी, व्यक्तिगत होगा। यानी जिन भी वस्तुओं पे हमारा एक एकल अधिकार होगा उसी को हम क्या कह सकते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं। इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखो परिभाषा में क्या इसमें लिखेंगे? ऐसे संसाधन जिस पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिस पे व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में क्या ले सकते हैं? भूखंड ले सकते हैं। भूखंड का मतलब होता है किसी भूमि का एक खंड हो जिसका मालिक हो। जमीन जायदाद ले सकते हैं। जमीन जायदाद हम देख सकते हैं, यानी भूखंड, जमीन जायदाद, यानी कह सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष का उस पर मालिकाना हक रहेगा, उसी को हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। गांव में हमने उदाहरण के रूप में बताया भी है कि किसी के पास भूखंड यानी जमीन होता है, जायदाद होते हैं, तमाम फ्लैट वेट शहरों में देखेंगे तो उनके वो मालिक होते हैं। तो जिसपे किसी व्यक्ति विशेष का मालिकाना हो वही क्या हमारा है? व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरा क्या है? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब क्या होता है? सामुदायिक का मतलब सभी लोगों के लिए, यानी उस पे सभी लोगों का जो उनका उपयोग लोग करेंगे वो लगभग सभी लोग करेंगे। ऐसा संसाधन जिनका उपयोग लगभग सभी समुदायों के लोग करते हो उस संसाधन को हम क्या कर सकते हैं? सामुदायिक संसाधन कर सकते हैं। परिभाषा के लिए उपलब्ध हो ऐसे संसाधन जो समुदाय के सभी लोगों के लिए क्या हो? पशुचारण, शमशान घाट लिख सकते हैं हम। शमशान
पार्क लिख सकते हैं, खेल का मैदान लिख सकते हैं, जैसे हम गांव में देखते हैं, गांव में हम देखते हैं तो क्या सामुदायिक का मतलब क्या होता है? सभी लोगों के लिए ऐसे संसाधन जो समुदाय के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे हम देखते हैं गांव में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा होता है, अस्पताल होते हैं सरकारी जिसको हम लोग बोलते हैं, 1 रुपए की पर्ची कटाते हैं, जाते हैं दवा लेते हैं, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहीं हम एक जाते हैं निजी प्राइवेट में जाते हैं, तब हम क्या देखते हैं? उनका वो व्यक्तिगत होता है, वो चार्ज अपना जो भी डॉक्टर का फीस रहता है वो अलग रेट होता है। लेकिन यहाँ सबके लिए क्या होता है? एक समान रूप से होता है, उसमें सभी लोग जा सकते हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे उच्च हो, चाहे नीच हो, कोई भी जातियां हो, चाहे धर्म हो, सामुदायिक चीजों में सबको जाना अनुमति सबको होती है। सौदा भी होता है। जैसे हम 2-3 चीजें और भी देख सकते हैं सामुदायिक के रूप में। क्या देख सकते हैं? ट्रेन भी देख सकते हैं, तो वो भी सार्वजनिक है, सामुदायिक वो भी हम कह सकते हैं। ट्रेन किसी एक का पर्सनल तो है नहीं, तो ट्रेन भी हमारे लिए हो जाएगा, खेल का मैदान भी हो जाएगा, पशुचारण भी हो जाएगा। यानी ऐसी संपत्ति जिसपे समुदाय के सभी लोगों का अधिकार हो, सभी लोगों के लिए वह उपलब्ध हो, उसी संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहेंगे। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? ऐसे संसाधन जिसपे देश का अधिकार हो, उसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। देश के अधिकार का मतलब क्या है? उस देश की सरकार कानूनी अधिकार से व्यक्तिगत से जो उनकी जमीनें हैं उनको क्या कर सकती है? अधिग्रहित कर सकती है। अधिग्रहित का मतलब होता है उसे अपने कब्जे में या अपने अधीन कर सकती है। यानी कुल मिला जुला करके हमने यहां देखा जो सामुदायिक थे और जो व्यक्तिगत थे। अब अगर तीनों पे अगर किसी का मालिकाना हक देखेंगे तो वो राष्ट्रीय संसाधन का हो जाएगा। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब यह होता है, जैसे देखो भूखंड, जमीन उमीन जो भी है यह किसका है? व्यक्तिगत हमारा है। लेकिन अगर वहां से कोई रास्ता निकालना है हमको, यानी सार्वजनिक रूप से उस रास्ते को बनाना है, तो सरकार हमारी इन जमीनों को अधिग्रहित कर सकती है। अब वो किसके अधीन हो गया? राष्ट्रीय संसाधन के अधीन हो गया। अधीन करने के एवज में हमको मुआवजा देगी। मुआवजा देने के बाद वो भूखंड किसका हो गया? सरकार का हो गया। यानी अब वो राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अब उस पे रास्ता बन गया तो उसका उपयोग क्या कोई एक व्यक्ति करेगा? जिसकी जमीन है वही करेगा? नहीं, उस पे सभी लोग आते जाते रहेंगे। तो अब वो क्या हो गया? वो राष्ट्रीय संसाधन हो गया। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जो देश के होते हैं, देश के अंदर जितने भी पाए जाने वाले जो भी खनिज हुए, पेट्रोलियम हुआ, ईंधन हुआ, उस पे किसका अधिकार होता है? राष्ट्रीय संसाधन उसे कहते हैं। उस पे देश का अधिकार होता है। देश का अधिकार कहां तक हो सकता है? भारत का जितना भी भूभाग है, भूभाग का मतलब होता है जो जमीनी भाग है, उसके अंदर यानी हमारी एक सीमा रेखा खींची गई है कि नहीं? बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन के अंदर ही तो हम हैं। अब जैसे मान लो कोई भी चीज होती है, जैसे मान लेते हैं ये हमारी ऐसे इस प्रकार से है, तो ये जो हमारी है बेस लाइन, अब इसके अंदर ही तो हमारा देश है। उसके बाद हमारे पड़ोसी देश कुछ आ जाएंगे, तो देश के अंदर की यानी जो भी चीजें मिलेंगे, अब इसके अंदर जो भी यानी खनिज पदार्थ, जीवाश्म ईंधन या कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, उसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। देश के अंदर मिलने वाले जितने भी संसाधन होते हैं उनको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब जैसे अगर किसी के खेत में भी बाई चांस अगर पेट्रोल डीजल निकल गया, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति विशेष का पर्सनल नहीं रहेगा, बल्कि वह आ जाएगा किसमें? राष्ट्रीय संसाधन के रूप में। सरकार उसको कानूनी अधिकार से अपने अधिग्रहित कर लेगी, यानी अपने अधीन कर लेगी ऐसे संसाधन को। तो इसमें हम कहां तक हमारी स्थिति है? जैसे अगर राष्ट्रीय संसाधन पूछा जाएगा तो हम देखेंगे बेस लाइन जो ये बनाई गई है, जैसे मान लेते हैं हमारा भूखंड भारत का भाग है। अभी हमारी जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? बेस लाइन है। बेस लाइन का मतलब समझते हो ना? अब देखो जैसे इसके अंदर की जितने भी चीजें वो हमारे तो भारत के अंदर है, इस पे अधिकार किसका है? उस देश का होता है। राष्ट्रीय संसाधन में किसी भी भूखंड के अंदर यानी भूभाग का जो हिस्सा है, यानी बाउंड्री लाइन एक बनाई गई है, उस सीमा के अंदर जो भी वस्तुएं मिलती हैं
उस पे किसका अधिकार होता है? उस देश का होता है। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का खनिज मिले, उस पे उसी देश का अधिकार होता है, न कि कोई दूसरा देश उस पे अधिकार कर पाएगा। और सीमा के अगर हम बेस लाइन के बाहर देखेंगे तो कितना? 12 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील मतलब होता है समुद्री मील। 12 समुद्री मील, और एक समुद्री मील बराबर होता है लगभग 1.8 किलोमीटर, लगभग मान के चलते हैं 2 किलोमीटर के करीब। तो इस बेस लाइन से, बेस लाइन कौन सी है? बेस लाइन का मतलब ये हमारी जो देखो भारत का ये नक्शा बनाया गया है, तो इस भारत के नक्शे में क्या है? ये बाउंड्री बनाई गई है कि नहीं? ये बाउंड्री खींची गई है। अब यहां से स्टार्ट करके, यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये कहां जाएगा? समुद्र में जाएगा ना। यानी भूभाग से लेकर के समुद्र तक कितना? 12 नॉटिकल मील। यह, इस पे अधिकार किसका होगा? इस देश का होगा, किसी भी देश का, जिसका भी होगा। हम एग्जांपल अपने भारत का दे रहे हैं, तो इस पे अधिकार किसका होगा? हमारे देश का होगा। उसके अलावा ये कॉन्टेनियन जोन होता है, यहां कितना? 24 नॉटिकल मील। इस पे भी किसका अधिकार होगा? इसी देश का होगा। उसके अलावा इस लाइन से इसके बाद 200 नॉटिकल मील, इस पे अधिकार किसका होगा? इसी देश का होगा। अब सोचोगे कि तब अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहां जाएंगे? अब इनके बाद जो बच रहे हैं वो अंतरराष्ट्रीय संसाधनों में जाएंगे, उस पे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आएंगी, उस पे काम करेंगी। लेकिन यहां से हम देखेंगे तो जो हमारा बेस लाइन है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील। उसके अलावा यहां से हमारा कौन सा? ये हमारा भूभाग है। ये 12 नॉटिकल जो मील है क्या है? भूभाग है। यानी भूभाग से समुद्र तक 12 नॉटिकल मील। उसके बाद यहां से इस 12 नॉटिकल मील के बाद से 24 नॉटिकल मील, और उसके बाद से उस पे अधिकार किसका होगा? अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का होगा। यानी इन 200 किलोमीटर के बाद यहां से, इसको हम बोलते हैं, जो क्षेत्र पड़ता है इसको अपवर्जक क्षेत्र बोलते हैं। बुक में होगा अपवर्जना है, अपवर्जक नहीं है? ठीक है, अपवर्जक क्षेत्र हो जाएगा, 200 मील हो जाएगा, समुद्री मील लिख सकते हो। सिंपल सुनो, हमारे ये जो हमारी रेखा खींची गई है, सीमा रेखा खींची गई है, इसके अंदर का तो पूरा पूरा भारत का है, इसमें कोई डाउट है नहीं। उसके बाद हमारे इस बेस लाइन से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, वो भी किसका अधिकार है? हमारे देश का ही है। तो यानी हमारे ये भूभाग से 12 नॉटिकल मील जो पूरा पूरा अधिकार होगा वो हमारे देश का होगा। उसके बाद से अपवर्तक जो क्षेत्र पड़ेगा ये 24 नॉटिकल मील से और 200 नॉटिकल मील तक, यानी 200 समुद्री मील तक, इस पे भी उसी देश का अधिकार रहता है। कंडीशन क्या है इसमें? लेकिन हम किसी की जहाजों को आने से रोक नहीं सकते हैं। जैसे कोई जहाज यानी व्यापार अगर इस रास्ते से करना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें आने से रोक नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ जो भी धन संपदा या जो भी मतलब कुछ भी चीजें इसमें मिलती हैं समुद्र में, उस पर अधिकार उसी देश का होगा। अब सोचोगे कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं तब क्या है? तो इन 200 नॉटिकल यानी 200 समुद्री मील के बाद जो भी कुछ क्षेत्र बचता है उस पे जो अधिकार होगा वह किसी देश का नहीं होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का होगा। जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे क्या है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना किया गया था। इसमें सभी देशों के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब जो 200 समुद्री मील है उसके बाद का जो स्थान बचता है, तो अब उस पर किसका अधिकार हो? इसकी बहुत बड़ी चीजें होती हैं, और वो किसी देश का तो अधिकार उस पर है नहीं, तो उस पर जो भी संस्था बनाई गई है यूएनओ, उसका अधिकार होगा। यानी अब जो भी उस पर कंट्रोल रहेगा या जो भी चीजें उस पर प्राप्त होंगी उस पर अधिकार उस संस्था की हो जाएगी। समझ में आया? 4 चीजें क्या क्या थी? व्यक्तिगत था, हमने व्यक्तिगत देखा, निजी अपना पर्सनल, सामुदायिक मतलब सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो। उसके बाद तीसरा हमने क्या देखा? राष्ट्रीय, देश की जो भी चीजें हैं, यानी जो भी देश के अंदर या देश से लेकर के 200 समुद्री मील तक का जो स्थान या क्षेत्र है वहां तक मिलने वाली हर एक वस्तु पे अधिकार उस देश का होगा। उन 200 समुद्री मील के बाद
जो भी क्षेत्र पड़ता है उस पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। तो ये 4 हमने देखा, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद से एक हम देखते हैं अगला, विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार का मतलब क्या है? विकास समझते हो कि वह संसाधन कितना डेवलप कर चुका है। जैसे अभी भी हम देखेंगे तो बहुत से ऐसे हमारी पृथ्वी पे बहुत से ऐसे संसाधन है जिनके बारे में हमको पता नहीं है, जिनका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। यानी इसका मतलब उनका विकास नहीं हुआ है। प्रौद्योगिकी ऐसी कोई बनी नहीं है कि जिनके बारे में पता लगा सके। बहुत से ऐसी चीजें हैं। अभी भूगर्भ में हम देखेंगे, पृथ्वी के नीचे ही तो बहुत सी ऐसी संसाधन है जिनका उपयोग आज तक हम नहीं कर पाए, उनके बारे में जान भी नहीं पाए, और कुछ को जान भी चुके हैं तो अभी भी उनका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो विकास के स्तर के आधार पर अगर हम देखेंगे, इनको भी 4 भागों में संभावी, दूसरा विकसित भंडार। विकसित भंडार नहीं, विकसित अलग है, भंडार अलग है। उसके अलावा एक है संचित। यानी 4 प्रकार के संसाधन है, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। संभावी का मतलब क्या है? संभावी का मतलब क्या है? ऐसे संसाधन जिनकी संभावनाएं हैं। संभावी का मतलब संभावना। संभावना से क्या आशय होगा? साधन है जो किसी प्रदेश में उपस्थित हैं लेकिन उनका उपयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है। यह वह संसाधन है जो किसी प्रदेश में उपलब्ध हैं लेकिन अभी तक इनका उपयोग, प्रदेश में विद्यमान है जिनका अभी तक हम क्या कर रहे हैं? प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, क्या हम पूरा सौर ऊर्जा को इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी भी गांव में देखोगे तो कितने लोगों के यहाँ पैनल लगा है? नहीं लगा है। सौर ऊर्जा तो है ना, हमारे यहीं तो है, लेकिन हम उसका क्या कर रहे हैं? उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी होते हुए भी जिनका हम उपयोग ना कर पाए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए तो हम लोगों का दिमाग, भगवान ने दिमाग तो दिया है लेकिन इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सही मामले में कहाँ इस्तेमाल करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं। भगवान ने दिमाग दिया है, कुछ उसी प्रकार से उदाहरण समझो। दिमाग दिया है, मोबाइल लिए, यूट्यूब चलाना है पढ़ने के लिए, तो पता चल रहा है इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो वो क्या है? संभावी दिमाग है हमारा, हम दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वही अच्छे कामों के लिए उसी दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी को हम ढूंढ लें, कुछ नया हम खोज लें जिनके बारे में हम जान सकें। लेकिन कहाँ से दिमाग ना? कुछ तो ऐसे होंगे जब अपना इस्तेमाल नहीं करेंगे दिमाग, उसके बाद जाएंगे भगवान के पास, कहेंगे भगवान जैसा आपने दिमाग दिया था मैंने वैसे का वैसा ही आपको वापस कर दिया। भगवान भी कहेंगे चलो ठीक है। मतलब कि 1% भी दिमाग वो कहीं यूज नहीं किया, होते हुए भी हमारे पास है कि हम ये काम कर सकते हैं, ये ढूंढेंगे। गुरुत्वाकर्षण की खोज यदि न्यूटन ने किया तो वो भी तो एक मनुष्य थे, लेकिन अपने दिमागों का इस्तेमाल किया। ये नहीं कि भगवान ने जो दिमाग दे दिया है कि सर पे गिरा, ऐसे वो गिरा नीचे तो कैसे पता नहीं चला क्यों गिर रहा है। दिमाग लगाया, लॉजिक लगाया, तब उनको पता चला कि खोजे, तो बाद में पता चला हाँ गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के कारण ये होता है। यानी इसका मतलब सिंपल यही है कि होते हुए भी हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा आज हम उदाहरण ले सकते हैं, पूरा अभी भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, अभी भी वर्तमान में देखेंगे है भी। दूसरा देखते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का मतलब क्या है? लिखो, वे संसाधन जिनका उपयोग, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? सर्वे मतलब खोजा जा चुका है।
वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। और हम जानते भी हैं संस्थाओं का जो विकास होगा वो किसके कारण होगा? प्रौद्योगिकी के कारण होगा। प्रौद्योगिकी रहेगी नहीं तो फिर वो संस्थाएं काम नहीं यदि करेंगी तो हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा। तो विकसित संसाधन हम क्या कहेंगे? वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और मात्रा, गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जा चुका है। मतलब ये संसाधन जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। विकसित का मतलब क्या है? वो विकसित हो चुका है। जो चीजें विकसित हो चुकी हैं संसाधन के रूप में हम इस्तेमाल, जैसे ये बन गया है, अब इनका हम उपयोग कर रहे हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से, मात्रा और गुणवत्ता के हिसाब से। जैसे भूगर्भ में हमको पता चला कि ईंधन है, ईंधन को हमने निकाला प्रौद्योगिकी के माध्यम से, विकास उसका हो गया, वह पेट्रोल बन गया, डीजल बन गया। अब उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कि यह समाप्त होने वाली चीजें हैं, तो इनका इस्तेमाल कितनी मात्रा में, किसको कितना क्या करना है। जैसे सिंपल सुनो, एक दवा होती है, दवा में एक मात्रा होता है ना कि इतनी मात्रा देनी है। अब उससे ज्यादा दे दिया जाएगा तो पता चलेगा कि व्यक्ति निकल जाएगा, मतलब राम नाम सत्य हो जाएगा उसका। तो मात्रा और गुणवत्ता, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों निर्भर है, दोनों मतलब निर्धारित की जा चुकी है क्या इसकी क्वालिटी है और क्या इसकी मात्रा। नहीं कैसे कहते हैं हम लोग, बहुत अच्छी क्वालिटी का वो सामान है, क्वालिटी क्या है? उसकी गुणवत्ता है। वह इतने रुपए में इतना मात्रा मिल रहा है, इतना ज्यादा मिल रहा है, वो मात्रा हो जाएगा यानी क्वांटिटी हो जाएगी। तो यह विकसित है। तीसरा क्या है? भंडार। भंडार का मतलब क्या होता है? भंडारा ना समझ लेना, वो लंगर वाला। भंडार का मतलब क्या होता है? मतलब कि स्टोरेज करके रखा हुआ। भंडार का मतलब यही है, स्टोरेज करके रखा हुआ। भंडार गृह देखते हो ना, यानी कोई भी चीज रखा रहता है इकट्ठा करके। तो इसमें क्या होता है? भंडार मतलब है हमारे पास संसाधन है, होते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, इसी टाइप का, संभावित टाइप का ये भी है। भंडार हमारे पास होते हुए भी, जैसे उदाहरण के लिए पूरा छेना, मिठाई, रसगुल्ला खूब रखा हुआ है, अब मन हमारा बहुत कर रहा है खाने का, लेकिन पता चल रहा है कि हमको है क्या है, डायबिटीज है, नहीं हमको मतलब बता रहे हैं डायबिटीज है। अब वो मिठाई हमारे किस काम का, होते हुए भी हम उसको क्या कर रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे? लिख लो 2 लाइन। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जो मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से दूर है, उनकी पहुंच से दूर है। अब देखो, पर्यावरण में ऐसे उपलब्ध संसाधन है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन प्रौद्योगिकी से क्या है, दूर है। यानी वही है, हमको पता नहीं है, अभी हमारे पास अभाव है किसका, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है कि उस संसाधन का हम उपयोग कर सकें। जैसे हमको ये पता चला कि चांद पे, देखो अभी उदाहरण है, चांद पे हम लोग गए, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके वहां पहुंचे हैं, हो सकता है कि वो उसमें हो रहने लायक हम लोगों के, लेकिन अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बन पाई है जिससे हम पूरा रूप से पता लगा पाए कि है कि नहीं है। यानी पर्यावरण में उपलब्ध वो संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई प्रौद्योगिकी नहीं बनाई गई है जहां तक कि वो उस पर पहुंच पाए। जैसे अभी भूभाग के नीचे हम देखेंगे तो बहुत से ऐसे संसाधन है, लेकिन हमारी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं बन पाई है कि जहां से हम वहां पहुंच पाए।
यानी अभी वो मनुष्य के पहुंच से क्या है, दूर है। तो ऐसे संसाधन क्या होंगे, भंडार। संचित कोष का मतलब, संचित मतलब छोटा सा, संचित कोष का मतलब है उसको रखा गया हो, लिख लो इसमें भी। यह संसाधन क्या है, भंडार का ही हिस्सा है, प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग आरंभ नहीं है, परंतु इनका उपयोग आरंभ नहीं है, इनका उपयोग भविष्य में हो सकता है। अब इनका उपयोग आरंभ नहीं है बल्कि भविष्य में हो सकता है। भविष्य में मतलब ऐसे संसाधन, देखो भंडार का ये भी है संचित कोष, यह उपलब्ध मतलब ऐसे संसाधन जो हैं यह अभी इनका उपयोग आरंभ नहीं हुआ है, भविष्य में। जैसे एक चीज सुने होंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बनने वाली अब एक कार बनने वाली है, कुछ विदेशों में बन भी चुकी है। तो अब जैसे कोशिश यह है कि हाइड्रोजन से चलने वाली कार बनाई जाए, यानी कि उसको हम भंडार में रख सकते हैं। अभी वो उसका आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन जब कुछ समय बाद भविष्य में हो सकता है कि हाइड्रोजन से चलने वाली कार बनाई जाए, हाइड्रोजन से चले, यानी उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं पड़ेंगे, तब हाइड्रोजन की सहायता से वो चलेंगे। तो इस प्रकार के संसाधन को हम संचित कोष में रख सकते हैं। तो संचित कोष यही होगा। तो चार चीजें थी, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। संभावी में हमने क्या पढ़ा था, संभावनाएं अभी बरकरार हो, मतलब तकनीकी के माध्यम से बनाया जाए। विकसित में हमने क्या देखा, विकास उनका हो चुका है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के अनुसार उसको हम क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर चुके हैं कितना उसका इस्तेमाल करना है। भंडार का मतलब हमने देखा ही। अब पर्यावरण में ऐसी अब बहुत सी संसाधन है जिनको जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रौद्योगिकी का अभाव है, अभी तक प्रौद्योगिकी वहां तक नहीं पहुंच पाई है। संचित कोष भी वही है, भंडार का ही दूसरा रूप यह भी है। इसमें भी क्या है, उपलब्ध है संसाधन, लेकिन अभी वो भी हमारे लिए अभी आरंभ नहीं हुआ है इनका उपयोग। हो सकता है कि भविष्य में क्या हो, उपयोग आरंभ हो। तो हमने जब वर्गीकरण किया संसाधनों को, चार प्रकार से हमने वर्गीकरण किया था, जिनमें आज हमने पूरा चारों समाप्त कर दिया। कल दो समाप्त किए थे, आज इसमें दो समाप्त किए। तो उसमें पहला हमने जो देखा था, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव देखे थे। दूसरा हमने देखा था किस आधार पर, समाप्यता के आधार पे। समाप्यता के आधार पर क्या था, नवीकरण और नवीकरण था। उसके बाद तीसरा हमने देखा स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे हमने देखा पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। और चौथा हमने देखा विकास के स्तर के आधार पर। तो इसमें हमने देखा संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो इसके बाद से हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो संसाधनों का नियोजन पढ़ेंगे, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो गया, इसीलिए यहीं हम रुकते हैं, इसे अगले वीडियो में मिलते हैं।